नमस्कार दोस्तों। आज काफी समय बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है और कुछ समय मेरी व्यस्तता भी रही और मैं नहीं आ पाया। और आप लोगों ने भी पढ़ने में उतना रुचि नहीं ली और मैंने जैसे कि कहा था कि यदि आप रुचि नहीं लेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की रुचि लेने के ऊपर ही है सारा सब कुछ। और आप लोग हैं तो हम हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो नोटिफिकेशन 2020 का है वो आ चुका है और एग्जाम की डेट आपको पता चली चुकी होगी। तो अब कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी भी जो लोग सीरियस नहीं हुए थे, ये आपके पास 2 मंथ, यदि आप इन 2 महीनों में भी तैयारी कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की होगी उनका भी काम बन जाएगा। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को रीजनिंग के 2019 में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो मैं 2 महीनों में आपको सभी कंप्लीट करवा दूं। आप यकीन मानिए, यदि आप 2019 में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छी तरह से, और यदि आपको एक मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं जो कि आपसे बन जाता है, यदि इसमें आपके 45+ मार्क्स आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा, तो निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि आपकी जीत पक्की है। और रही बात पूरे सिलेबस की, तो पूरा सिलेबस 2 महीने में तो कंप्लीट ना तो आज हो सकता था ना कभी हो पाएगा जीवन में। जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं बस वही कर सकते हैं। और यदि आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो आप चैनल पे जा सकते हैं, सर से, दिव्यांश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो वो वहां पर मैंने सभी कुछ रीजनिंग वगैरह सब कुछ पढ़ाया है पूरी तरीके से डिटेल में। यहाँ पर मैं केवल आपको 2019 के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए रहेगी जो कि इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बाद बाकी आगे का तो पता नहीं कि सीईटी आएगा, कैसा क्या सिलेबस चेंज होगा, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि जो है वक्त अभी है और अभी हमें क्वालिफाई करना है। ज्यादा बातें मैं करता नहीं हूं, इसलिए बस काम पर फोकस करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपके सामने क्वेश्चंस देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 100 विद्यार्थी या तो गोल्फ या स्केटिंग या दोनों में भाग लेते हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 120 विद्यार्थी हैं। टोटल 120 हैं कि कक्षा में 100 विद्यार्थी या तो गोल्फ या स्केटिंग या दोनों में भाग लेते हैं। 100 विद्यार्थी हैं या तो गोल्फ में या स्केटिंग में या दोनों में भाग लेते हैं। दोनों में भाग लेते हैं, ठीक है। उनमें से कुल 60 विद्यार्थी गोल्फ में भाग लेते हैं। कुल 60 स्टूडेंट हैं जो कि गोल्फ में भाग लेते हैं, गोल्फ में। और स्केटिंग में कुल 56 विद्यार्थी भाग लेते हैं। स्केटिंग में कितने लेते हैं? 56 स्टूडेंट स्केटिंग में भाग लेते हैं। तो केवल स्केटिंग में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, केवल स्केटिंग वाले पूछ रहा है, केवल स्केटिंग में। देखिए, यदि आपको उसका बेसिक नहीं पता है तो आपकी बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको एक फिगर बताया था, वेन डायग्राम, इस तरीके से हम बना लेते। चूंकि यहाँ पर कितने चीजों का जिक्र बताइए, एक तो गोल्फ का, एक स्केटिंग का, तो 2 गोले बनेंगे और उसमें कुछ कॉमन भी है खेलने वाले। अब देखिए, 60 स्टूडेंट क्या है? गोल्फ खेलने वाले। ये गोल्फ का गोला है मान के चलिए। तो 60 स्टूडेंट गोल्फ खेलने वाले हैं और 56 क्या खेलने वाले हैं? स्केटिंग। जिन लोगों ने रिवीजन किया होगा, क्लासेस ज्वाइन की होगी, उनको सबको पता होगा कि किस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो 60 गोल्फ खेलते हैं और 56 स्केटिंग खेलते हैं। तो 60 गोल्फ मतलब 60 गोल्फ खेलते हैं, इसका मतलब उनमें वो विद्यार्थी भी शामिल हैं जो कि गोल्फ और स्केटिंग दोनों खेलते हैं। मैंने बताया था ये दोनों का कॉमन रीजन है, जो कि गोल्फ और स्केटिंग खेलते हैं। ये दोनों का कॉमन रीजन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 गोले काट रहे हैं और जो पूरा है वो गोल्फ खेलने वालों का है। अब वो क्या पूछ रहा है? केवल स्केटिंग वाले। यदि जो 56 लोग में से यदि वो लोग मुझे पता चल जाए, स्केटिंग वाले टोटल कितने हैं? 56 में वो लोग भी है जो स्केटिंग खेलते हैं और वो लोग भी है जो स्केटिंग और गोल्फ दोनों खेलते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कुल 60 स्टूडेंट गोल्फ और 56 स्केटिंग, और केवल स्केटिंग वाले पूछ रहा है। तो केवल के लिए मैंने पहले भी बताया था कि यदि इस वाले पोर्शन में से, देखिए जो बोला है, यदि इतने वाले पोर्शन को हटा दूं जो उभयनिष्ठ भाग है, यदि उसको हटा दूंगा तो ये बचे हुए केवल स्केटिंग वाला एरिया इतना है। ये वाले एरिया को छोड़ करके इतना इतना है वो गोल्फ वाला है और इतना इतना है वो स्केटिंग वाले वाला है। लेकिन स्केटिंग वाला कौन सा? केवल स्केटिंग वाला।
और ये वाला क्या है, गोल्फ वाला, और ये पूरा गोला गोल्फ का है अकेले का। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पीवी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। ये या तो वाले हैं सभी, और मुझे ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। तो अब आप देखिए टोटल, देखिए 100 विद्यार्थी हैं जो कि या तो गोल्फ या स्केटिंग या दोनों खेलते, तो टोटल कितने हो गए बताइए 100। ये कितने हैं 60, मतलब अकेले गोल्फ वाले। फिर ये 56 कितने हैं केवल स्केटिंग वाले, और माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। अब यहां से हम ए सर्वनिष्ठ बी निकाल सकते हैं, ए कॉमन बी। ये कितना हो रहा है आपका 6, 116 में से 100 गए, कितने आ गए बताइए 16। मतलब 16 लोग ऐसे हैं जो कि स्केटिंग और गोल्फ खेलते हैं। 16 लोग कहते हैं जो कि स्केटिंग और गोल्फ खेलते हैं। मेरे को ये पता चल चुका है। अब देखिए जरा ध्यान से आप, कि यदि मैं स्केटिंग वाले में से इतना घटा दूं, ये पूरे टोटल स्केटिंग वाले, यदि 56 में से मैं 16 घटा दूंगा तो केवल स्केटिंग वाले निकल जाएंगे। 56 कौन है जो कि स्केटिंग और गोल्फ दोनों खेलते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 16 कौन से जो कि दोनों खेलते हैं, और 56 कैसे विद्यार्थी हैं जो कि स्केटिंग भी तो खेलते ही हैं उनमें, और स्केटिंग और गोल्फ दोनों खेलते हैं, वो विद्यार्थी भी शामिल है। मतलब केवल स्केटिंग वाले भी शामिल है और स्केटिंग और गोल्फ दोनों वाले भी शामिल है। लेकिन यदि मुझे केवल स्केटिंग वाले चाहिए तो इस 56 वाले गोले में से यदि मैं 16 वाला गोला घटा दूं तो इतना इतना भाग आ जाएगा। तो 56 में से 16 घटाया तो कितना आ गया 40 आंसर। तो 40 विल बी द आंसर। इसका 4 आंसर कितना हो जाएगा 40। बड़ा ही सिंपल था। यदि इसमें आपसे पूछे तो कि केवल गोल्फ वाले बताइए तो 60 में से 16 घटा देते तो केवल गोल्फ वाले निकल जाते। ये कौन से हैं, केवल गोल्फ वाले भी और दोनों में ओवरनिष्ठ वाले भी हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे केवल प्रैक्टिस करानी है। जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस पता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में ही इज माई फ्रेंड को 56 बार में लिखा जाता है। ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड को 56 92 लिखा जाता है। ये भी देखिए बहुत शॉर्ट है। माई आंट इज इल, माई आंट इज इल को 76 लिखा जाता है। और फ्रेंड इज इल को 627 लिखा जाता है। तो आंट को कैसे लिखा जाएगा, देखिए जरा ध्यान से आंट को। अब आप देखिए तीनों में एज 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 कॉमन है। सबसे पहले हमें ये देखना, कुछ नहीं देखना, केवल ये देखिए कॉमन कौन सा है। माय फाई सबको छोड़ दो, पहले एज को देखो। एज इसमें, अब इनमें देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है। आपको पता चल रहा होगा 6 इसमें भी, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि तीनों में हो 6। तो एज का नंबर कितना आ गया बताइए 6 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एल है, इसमें भी एल है। तो ऐसा नंबर देखिए जो कि दोनों में कॉमन हो एल के लिए। तो एल के लिए कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए। इसमें 7 है, इसमें 7 है, और कोई नंबर तो नहीं है। इसमें माई आंट है, इसमें कुछ भी नहीं है। एच का तो आ गया 6 नंबर और एक और है, तो एल का कितना हो गया 7। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 6 तो आ गया, हम पता चल चुका है कि 6 कॉमन है। और इसमें माए कॉमन है, इसमें भी माए है, माए और कुछ नहीं। एच का तो पता चल गया 6 नंबर है, एल का पता चल गया 7, माए। तो इसमें कॉमन नंबर कौन सा, 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। तो अब कौन सा नंबर बच रहा है आप देखेंगे ध्यान से, तो 5 बन रहा है। तो माए का नंबर कितना हो गया बताइए 5 हो गया। अब आप देखो जो है आंट का बताइए, तो माए आंट इज एल, तो इसका 5 हो गया, एज का 6 हो गया, 7 हो गया। अब बचा कितना 3। तो आंट का आंसर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 7 हो ही चुका है, 6 हो ही चुका है, 5 हो ही चुका है। आंसर कितना आ जाएगा इसका 3। तो देखिए 3 इज द राइट आंसर। तो जितनी स्पीड में आप प्रश्न को एग्जाम में करेंगे उतने ही आपके मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगला देखिए, नीरज का घर आकाश के घर से दक्षिण दिशा में। ये भी मैंने सवाल आपको कराए थे। आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण मार्क कर लेना है। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि नीरव का घर आकाश के घर से दक्षिण दिशा में 40 मीटर दूर है। तो आकाश के घर से दक्षिण दिशा में, तो आपको दक्षिण दिशा बनानी है। तो देखिए दक्षिण, तो आकाश के घर को आप यहां मानिए। ये किसका घर है बताइए, आकाश का घर है। बड़ा सिंपल। तो नीरव का घर आकाश के घर से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में है, तो नीरव हो गए।
नीरव कितने दूर बता रहे हैं, 40 मीटर दूर बता रहे हैं। तो आपने 40 मीटर मार्क कर लिया। दक्ष का घर आकाश के घर से ठीक पूर्व दिशा में, दक्ष का घर कहाँ है, ठीक पूर्व दिशा में है, और बोल रहा है x मीटर की दूरी पर है। देखिए तो x मान लिया, ये किसका घर है, दक्ष का घर है। x मीटर मतलब बता नहीं रहा, मुझे ही पूछेगा लास्ट में। प्रकाश का घर आकाश के घर से ठीक पश्चिम दिशा में, प्रकाश का घर आकाश के घर से ठीक पश्चिम दिशा में 22 मीटर की दूरी पर है। देखिए तो ये हो गया प्रकाश का घर। यदि प्रकाश के घर और नीरव के घर की बीच की दूरी, यदि प्रकाश का घर और नीरव के घर के बीच की न्यूनतम दूरी, देखिए प्रश्न एक शब्द के मायने होते हैं न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी ऐसी नहीं इस तरीके से, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी नहीं होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो न्यूनतम दूरी कर्ण होती है, आपको पता होगा। कर्ण इसलिए निकल, क्योंकि यदि व्यक्ति आप ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे तो आपसे बोलेंगे न्यूनतम डिस्टेंस दूरी तय करो यहां से यहां तक जाने के लिए, तो आप ऐसे या ऐसे जाएंगे या डायरेक्ट ऐसे चले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ऐसे चले जाएंगे। तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, ये नीरव के घर के उसकी। और कितना बोल रहा है, ये 50 मीटर है। देखिए ध्यान से 50 मीटर है। और दक्ष के घर और नीरव के घर के बीच की दूरी भी 50 मीटर है। दक्ष के घर को ये भी 50 मीटर है। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है कि प्रकाश के घर और दक्ष के घर के बीच की दूरी कितनी है, प्रकाश और दक्ष। देखते से ही आंसर आ जाना चाहिए इसमें। वैसे तो ये क्या है कि बिना पढ़े ही सोल्व हो जाता, और वो बच्चे जो उसको बिना पढ़े सोल्व करेंगे, आई फर्मली बिलीव यदि उनकी इंग्लिश और जीके अच्छी है तो 170 प्लस उनके मार्क्स होंगे फाइनल एग्जाम में। तो ये क्या देखिए ध्यान से, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। आपने पढ़ा हुआ समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये लंब है और ये आधार है। इसी प्रकार इसमें ये कर्ण, ये लंब और ये आधार है। तो यदि ये 50 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, बड़ी आसान है। कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो जाएगा 2500, जो हो जाएगा 1600। 2500 में 1600 घटाएंगे 900, और 900 का वर्गमूल लेंगे तो 30, और 30 ही ये हो जाएगा क्योंकि सेम डायमेंशन से 40 50 से ज्यादा 40, तो ये 30 हो गया। अब क्या पूछ रहा, प्रकाश और दक्ष के बीच की दूरी कितनी है, तो 30 जे टोटल कितनी हो गई, 60 मीटर विल बी द राइट आंसर। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको तुरंत चुटकियों में सटका सकते थे, बहुत ही इजी है। और इस तरीके के बच्चे एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं जो कि बड़ी आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी घटाने को दर्शाता है, डी भाग को दर्शाता है। तो समीकरण का हमारा बच्चे पूछते हैं कि इस प्रश्न को कैसे तेजी से सॉल्व किया जाता है। मैं कहता हूं बिल्कुल तेजी से सॉल्व किया जा सकता है, आपकी कैलकुलेशन यदि फास्ट है तो। देखिए यहां से 27 है, बी का अर्थ क्या है, गुणा, 27 गुणा 3, बस आपको ये करना है। सी का अर्थ क्या है, घटाना, माइनस 11। फिर क्या कह रहा है, ए का अर्थ है जोड़, तो 11 प्लस 3। फिर ए का अर्थ है जोड़, तो 14 प्लस 14। बी का अर्थ कितना है, गुणा, और जो डी का अर्थ है भाग। देखिए अब इसमें सॉल्व करने में क्या, 27 थी 81, 27 का पाड़ा सीधा याद है, माइनस 11 और 3 कितने हो गए बताइए, 14 हो गए। 11 और 3 कितने हो गए, प्लस 14 गुणा, इसमें भाग देंगे तो जो कितना आ जाएगा 10, तो जो कितना हो गया 140। 140 और 81 और माइनस 14, आप देख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 14 और 8 22, 221 माइनस 14 और 211 में 7 और 21 में से 20, 207 विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इसको और सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता था, बहुत से बच्चों से पूछे तो हो गई कन्वेंशनल मेथड। अब आपको देखिए यदि सीधे थोड़े बहुत भी पहाड़े याद है, आपकी नॉलेज यदि साउंड है, तो इसको आप बिना पूरा सॉल्व करे भी कर सकते थे। देखिए इसका आंसर कितना आ जाता आपको पता है, 81 आ जाता। इसका आंसर कितना आ जाता बताइए, 81, माइनस इसका कितना आ जाता 14 प्लस 14, और इसका गुणा देखिए 10 भागित 10 था, तो 10 से 100 में भाग लगा 10, तो जी 140 हो जाता। अब आप देखिए इन दोनों को जुड़ना है और इसको घटना है, तो ये देखिए कितने इन दोनों को जुड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 4। तो आप जब 1 में से 4 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो आप हासिल लेंगे। 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए 7, और यूनिट डिजिट 7 किस में दी हुई है, 117 में और 207 में। अब इसको कैसे पता चलाएंगे कि 207 है या 117 है, जी कैसे पता चलेगा, बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि 140 और 81 को जोड़ेंगे तो 200 से ऊपर अंक जाएंगे, और 200 में से जब मैं 14 घटाऊंगा
तो 200 से ऊपर वाला और यूनिट डिजिट 7 आंसर आना चाहिए। तो वेरी सिंपल, ये दिखाई दे रहा है आपका 207 आंसर आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा अभी ब्रेन यूज करके आप इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी समेट के अपने उन प्रश्नों पर ध्यान दे सकते हैं जो कि आपसे नहीं बनते हैं। चलिए आगे, कोमल दमन की पत्नी है। तो ये मैंने बताया था एक जनरेशन फर्स्ट, उससे ऊपर वाली नीचे, उससे नीचे वाली नीचे। कोमल दमन की पत्नी है। देखिए कोमल दमन की पत्नी कौन है? कोमल है। तो आप जिसकी तरफ तीर का निशान लगाएंगे उसको बताएंगे पत्नी कौन है? कोमल है। क्योंकि दमन पत्नी नहीं है, क्योंकि तीर का निशान किसकी तरफ है? कोमल की तरफ। तो पत्नी आप उसको दर्शाएंगे। अब राधिका अर्पण की मां है। यहाँ बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर जी राधिका आ जाते फिर एकदम उसको कहां बनाए। तो मैं उनसे कहता हूं कि देखो, सबसे पहले किसका जिक्र हुआ है? बोलिए आप लोग, किसका जिक्र हुआ? दमन का और कोमल का। किसका हुआ है? दमन का और कोमल का। अब ये मुझे देखना है कि इसी प्रश्न में अगली बार उनका जिक्र कब हुआ है। बीच में दिया, सब छोड़ दो, अपने आप लिंक बनेगी। देखना हर प्रश्न में 2000% चीज लागू होगी इस प्रकार के प्रश्नों में। पहले एक बार जिक्र हो गया, उसके बाद अपन को ये देखना है कि उन्हीं लोगों का जिक्र, मतलब कोमल का और दमन का जिक्र अगली बार कहां पे हुआ है। देखिए आगे, राधिका अर्पण की मां नहीं हुआ, सैयद थी। मलय की बेटी नहीं हुआ, मलय कार्तिक का भाई नहीं हुआ, सैयद की मां राधिका दमन की बहू है। अब ध्यान से देखिए, राधिका किसकी बहू है? देखिए दमन की। यहां पे आ गया, दमन का जिक्र हो गया। तो अब मैंने उसको राधिका से कनेक्ट कर दिया। अब देखना अपने आप पीछे चलते चलिए आप, कहां से क्या कनेक्ट है। तो ये राधिका किसकी बहू है? दमन की। और सैयदनी की मां है। तो देखिए मां है तो जो मां तो ऊपर रहेगी, तो सैयदनी बेटी नीचे आ जाएगी, नीचे वाली जनरेशन में, नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएगी। तो सैयदनी की मां कौन है? राधिका है। और मलय कार्तिक का भाई है। और सैयदनी का देखिए, अब अपन को मलय का पता नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मलय इसमें है भी नहीं है अभी। सैयदनी मलय की बेटी है। सैयदनी किसकी बेटी है? मलय की। तो मलय ऊपर जाएंगे, क्यों? क्योंकि बेटी है ना, तो हम ऊपर वाली जनरेशन को ऊपर लिखते हैं। तो मलय की बेटी है ये बेटी। अब देखिए जरा, यदि ये राधिका की मां है और जो मलय मतलब आदमी की बेटी है, तो ये किसकी हो गई? ये पत्नी हो गई राधिका मलय की। सीधा सीधा कनेक्शन बिठाते चलिए हाल की हाल। राधिका और ये दिया वो, और मलय कार्तिक का भाई है। मलय किसका भाई है? कार्तिक का। कार्तिक का भाई है मलय, ये देखिए। और राधिका अर्पण की मां है। राधिका देखिए, राधिका किसकी भाई मां है? अर्पण की। अर्पण की मां है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए, अपने आप ही पता चल रहा है। कोमल का कार्तिक से क्या संबंध है? देखिए कोमल का किससे? कार्तिक से। देखिए ये दमन इनकी बहू है, तो जो मलय इनके दमन के बेटे हो गए, क्योंकि राधिका इनकी बहू है, दमन की बहू राधिका है। और जो इनके पति है, तो दमन इनके बेटे हो गए। और बेटे के जी कौन हो गए? भैया। ठीक है ना, तो ये दोनों एक ही यूनिट हो गए, भैया भाई भाई। और कोमल किसकी पत्नी है? तो क्या पूछ रहा है? कोमल का कार्तिक से। तो कोमल कौन लगती है? तो दमन की पत्नी कौन है? कोमल। ठीक है ना। और इनकी जो बहू है दमन की राधिका, तो दमन हो गए कौन? इनके ससुर। और उनकी पत्नी हो गई, ठीक है ना। और वो उनकी क्या हो जाएंगी? सीधी मां हो जाएंगी। देखिए ध्यान से, बड़ा इजी है। राधिका इनकी बहू है और वो मलय की पत्नी है, ठीक है ना। तो अब यहां से हम देखेंगे, तो ये इनकी बहू है, तो ये मलय कौन हो गए? इनके बेटे। और ये इनकी पत्नी है कोमल, तो ये कोमल के भी बेटे हो गए। और कार्तिक कौन है? इनके भाई, तो ये कोमल के भी बेटे हो। कार्तिक भी कोमल के बेटे। कोमल का पूछा है, तो कोमल इनकी कौन हो गई? मां। यदि ये पूछती कि कार्तिक का कोमल से क्या संबंध है, तो बेटा आंसर होता है। लेकिन पूछा है उसने कि कोमल का कार्तिक से क्या संबंध है, तो वो उसकी मां हो गई। बड़ा ही सिंपल प्रश्न था, थोड़ा सा समय जरूर लगा, बस बताने में इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए शब्दों को सही क्रम में जमा आता है? अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार है। देखिए पेंडेंट, आप में मैंने पहले ही बताया था, इस प्रकार की चीजों में आपको चारों में कॉमन तक चले जाना है पूरा। देखिए आप ध्यान से, सब में PEN तक दिया हुआ है, PE तक कॉमन दिया हुआ है। देखिए जरा ध्यान से, PEDAND जल्दी करने का तरीका। कर तो आप लेंगे, लेकिन मैं जल्दी करने का तरीका बताता हूं आपको। ये पेंडिंग है, ये पेंडेंसी है, ये
पेंडलिंग और ये पेंटागन, पेंडलिंग और ये है पेंटागन। आओ से पूछ रहा सही क्रम बताइए, तो बड़ा ही सिंपल है, पीई पीई सब में कॉमन है, उसके बाद चेंजेस है। तो ये बताइए सबसे पहले डी आएगा या एन आएगा? सबसे पहले ये आएगा तो डी, तो सबसे पहले नंबर पे तो यही हो गया, ठीक है ना, पीई डी ए। अब ध्यान से देखिए, सॉरी पीई डी ए, पेडलिंग है वो, पीई डी ए, डी ए। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? ए वाला। क्यों आएगा? क्योंकि पीई, उसके बाद तीसरे नंबर पे डी आएगा। पीई तो सब में कॉमन है, ध्यान से देखिए जरा, पीई तो सब में कॉमन है। इसके बाद हमें देखना डी पहले आता है कि एन के डी पहले, तो डी आता है। फिर डी के बाद वाला भी देखना है हमको, तो ये डी के बाद वाला क्या हुआ है? ए लिखा हुआ है, तो इसमें भी ए लिखा हुआ है। अब हमको ये देखना है कि इसमें एन पहले आएगा या एल पहले आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, एल पहले आएगा। तो ये वाला नंबर, ये वाला कौन सा हो गया? सबसे पहले नंबर पे, मतलब ये फोर्थ वाला सबसे पहले पे हो जाएगा। अब बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद कौन सा होगा? वन, क्योंकि हम देख ही रहे थे डी के बाद एल आ रहा है, तो अब एन आएगा। पीईडी सब में कॉमन है, पीईडी इन दोनों में कॉमन है। एन वाले तो आने ही नहीं है, क्योंकि पीई के बाद डायरेक्ट एन है, तो पीई के पहले डी वाला आएगा ना, तब तो एन वाला आएगा। तो उसके बाद फोर्थ और पहला नंबर हो गया। अब देखिए तीसरा पहले आएगा। अब आप इसको ऑप्शन में भी ध्यान से देना है। जब आपको पता चल गया कि 4 के बाद पहला आ रहा है, तो बाद बाकी 2 ऑप्शन तो कट ही गए। कौन सा वाला? सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि उसमें 5 से शुरू है और फोर्थ वाले में 4 से शुरू है। तो हम पहले और तीसरे वाले में देखेंगे। अब हम देखेंगे दूसरा पहले आएगा कि तीसरा, जरा ध्यान से देखिए। तो दूसरा पहले आएगा कि तीसरा? तो पीईएनटी इसमें भी है, पीईएनटी इसमें भी। अब आई और ई में से पहले कौन आता है? ऑब्वियस सी बात है ई। तो तीसरा पहले आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, क्योंकि 4 1 3 2 बार पूरा तो करके देखना ही नहीं है, तुरंत आंसर आया और हम आगे बढ़ गए। बड़ा ही सिंपल था ये भी प्रश्न। अब हम आगे चलते हैं। उस विकल्प या आकृति को चुनें जो कि नीचे की आकृति में प्रश्न चिन्ह आएगा। देखिए इस आकृति को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट में है, फिर राइट में ब्लैक हो गए हैं, और एक त्रिभुज है जो पहले ऐसा था, फिर वो टर्न हो गया 90 डिग्री, फिर कैसा हो गया? इस तरीके से हो गया। फिर अगले में देखिए उनका स्थान भी चेंज हो रहा है, पहले यहां पर था, पहले इस स्थान पे बता रहा है वो, फिर अगले वाले में किस इस स्थान पे आ गए, इधर कोने में। देखिए जरा ध्यान से, पहले इधर था, फिर इधर चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है अब नीचे आना चाहिए, क्योंकि वो घड़ी सी की तरह चल रहा है, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर नीचे। तो अब की बार देखिए किधर आ गया वो, और टर्न भी हो रहा है, वो खुद भी टर्न हो रहा है। देखिए अब त्रिभुज उल्टा हो गया। तो ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे। तो अब क्या कैसा होना चाहिए? इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका ये टर्न हो जाएगा, और आएगा किधर? पहले इधर वाले स्थान पे था 1, फिर 2, 1 2, और फिर 3 वाले स्थान पे आया, और फिर 4। मतलब इस तरीके से इसका कुछ चित्र होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ध्यान से, 2 प्रश्नों में ऐसा है। अब देखिए आप, पहले लेफ्ट वाले ब्लैक थे इस दीर्घ वृत्त में, सबसे पहले आप देख रहे हैं इधर लेफ्ट वाले व्हाइट थे, फिर इधर राइट में आके ब्लैक हो गए, फिर लेफ्ट में आके व्हाइट हो गए तीसरे फिगर में। चौथे फिगर में क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि पहले व्हाइट थे, फिर राइट में जाके देखिए दूसरे वाले पार्ट में ब्लैक हो गए, फिर तीसरे में फिर व्हाइट हो गए, चौथे में राइट साइड जाके क्या हो जाएंगे? ब्लैक हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड, क्योंकि इसमें त्रिभुज भी सही बना हुआ है, ट्रायंगल भी, और राइट हैंड साइड भी चले गए। तो ये भी देखिए सिंपल प्रश्न था, बिल्कुल भी कठिन नहीं था। अब आगे देखिए आप, सूर्योदय के समय विनीता और सुनीता पार्क में एक दूसरे के अभिमुख होकर खड़ी है, मतलब एक दूसरे की तरफ अभिमुख होकर के, विनीता और सुनीता। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर है, विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर है, मतलब इधर की तरफ, ये छाया है विनीता की, इधर पड़ रही है विनीता की छाया। जब छाया इधर पड़ रही है तो आप बताइए मुझे सूर्य किस तरफ होना चाहिए? जब आप सामने होते हैं, सूर्य इधर पड़ता तो आपकी छाया पीछे पड़ती, तो मतलब सूर्य इधर की तरफ होना चाहिए। तो ये कौन सी दिशा हो गई? पूरब। तभी तो विनीता की छाया, देखिए सुनीता की छाया क्या बोल रहा है वो, यदि विनीता की छाया सुनीता की बाईं ओर है, सुनीता का बाएं ओर किधर है? इधर की तरफ। ऐसे यदि मैं बैठा हूं तो ये मेरा दायां है और ये मेरा बायां है,
तो ये सुनीता की बाईं तरफ इधर पड़ रही है, तो ये सुनीता है तो इसका दाया किधर है, इधर, और बाया किधर है, इधर। तो बाईं तरफ पड़ रही है, इसका मतलब सूर्य कहाँ रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा। तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण साफ बन गया। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो विनीता का किस दिशा की ओर अभिमुख खड़े करें, तो विनीता किस दिशा में खड़ी है, देखिए ध्यान से, किस तरफ मुंह है, मुंह किस तरफ है उसका, तीर का निशान उसका मुंह है, और मुंह किस तरफ है उसका, दक्षिण दिशा में। तो देखिए वेरी सिंपल है, एक दूसरे के सामने अभिमुख, मतलब एक दूसरे के आमने सामने मुख करके खड़ी थी, और सुनीता की छाया विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर पड़ रही थी। देखिए तो सुनीता का बाईं ओर ये हो गया, तो यदि इधर पड़ रही है छाया तो फिर पूरब दिशा इधर होनी चाहिए, यदि दाईं ओर पड़ती तो सूरज इधर होता, तो पूरब यहाँ पर होता। तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न था ये। देखिए कोई भी कठिन प्रश्न अभी तक तो नहीं आया है। अब देखिए अगला प्रश्न है 44, 22, 33 और 66, और आपसे सीरीज पूछ रहा है, आप पूछ रहा है क्या आना चाहिए, और ऑप्शन भी दे रहा है आपको 178, 205, 46। अब देखिए सबसे पहले 44 का आधा क्या हो गया, 22, फिर 22 कंटिन्यू हुआ, फिर 33 हो गया, और फिर कितना हो गया, 66। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 44 का आधा क्या होता है, 22। 44 में यदि मैं 2 से भाग दे दूं तो क्या, 22। लेकिन अब आप देखिए जरा, 22 से 22 लाने के लिए उसमें 1 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यदि अब मैं ऐसे देखूं तो 44, 22 कोई जोड़ने वाला तो कोई सिनेरियो नहीं बनना, क्योंकि पहले 22 घटा दिया, फिर 0 जोड़ दिया, तो इस तरीके से तो कोई सिनेरियो नहीं बनना है। तो मैं गुणा भाग वाला सिनेरियो इसमें देखूंगा। जिसने भी सीरीज के पहले के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, कृपया जाकर के देख लीजिए, जितनी चीजें थी वहां पर सब बता चुका हूं, उन्हीं में से प्रश्न आए हुए हैं ये। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखी हो सारी वीडियो, तो प्लीज आप उनको जाकर के देखिए, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, एक बटा, फिर इसमें किससे गुणा किया, 22 एकम 22। अब देखिए यदि इसमें किससे गुणा किया गया होगा, देखिए 1.5 से गुणा किया गया। कैसे पता चल रहा है मुझे, देखिए 1, इसमें यदि मैं 2 से भाग दे दूं, 44 बढ़ा के 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 22। और 1/2 को मैं ये नहीं लिख सकता कि 0.5 से गुणा, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि 44 में यदि मैं 0.5 से गुणा करूंगा तो 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 22 आंसर आ जाएगा। 0.5 से गुणा, फिर किससे गुणा, 1 से गुणा, फिर किससे गुणा, 1.5 से। अच्छा ऐसा आएगा सर, करके दिखाओ। तो 1.5 से जब नीचे 0 बढ़ाई, 5 दूनी 5 3 15, 5 दूनी 10, और 11 3 33। इसका मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। पहले 0.5 से गुणा, फिर 1 से गुणा, फिर 1, अब किससे गुणा, 2 से, 0.5 1, 1.5 2, अब किससे गुणा होना चाहिए, 2.5 से गुणा होना चाहिए। तो इसको अपन हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 55 25, 5 दूनी 10, और 33, और 33 पंजे 165 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर सीरीज की मैंने प्रैक्टिस बताई है, जिसमें अपन 3 से गुणा करते हैं, फिर 6 से, फिर 9 से, इस तरीके की काफी सीरीज मैंने कराई हुई है। और बहुत ही जल्द मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप हर एक क्लास यहाँ पर यूट्यूब पर होने वाली अटेंड कीजिए, और जिनके बेसिक क्लियर नहीं है वो बेसिक भी जल्दी से जल्दी रिवीजन करके वीडियोस को देख देख के रिवीजन कर लीजिए, और क्लास को अटेंड करिए। यकीन मान लिया आपके बहुत बेनिफिशियल होगा, और हम कोशिश करेंगे कि 45 प्लस का टारगेट रहे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए